हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। हम पढ़ रहे थे क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे उसका चैप्टर 7 जो है हमारा देश भारत। तो देखिए, जो इंडिया है और इंडिया का जो मैप है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्या आपको पता है, मैंने आपको ग्लोब पढ़ाया था, तो इंडिया कौन से गोलार्ध में, हेमिस्फेयर में पड़ता है? नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में कि वेस्ट में? और जो इंडिया है उसकी कितनी स्टेट्स हैं, और स्टेट्स जो है उनकी बॉर्डर किस किस से मिलती है? ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें कितनी स्टेट्स को पार करके जाना होगा, या फिर एक रिवर कितनी राज्यों से होकर निकलती है। तो इसके लिए आपको जो मैप है उसकी एक इमेज अपने माइंड में बना लेनी चाहिए अच्छे से। तो जितना अच्छा आपको मैप याद होगा आप उतना ज़्यादा उसका आंसर कर पाएंगे। तो ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें हमें इंडिया के मैप के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। तो देखिए, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। जो हमारा इंडिया है वो उसका विस्तार जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत बड़ा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक इंडिया का मैप बनाया, थोड़ा रफ बनाया समझाने के लिए। तो देखिए, इंडिया के ऊपर पड़ता है नॉर्थ, उत्तर दिशा, नीचे है साउथ, इस तरफ हमारा होगा वेस्ट पश्चिम, और इस तरफ हमारा होगा ईस्ट, ठीक है, पूर्व। तो उत्तर में क्या है, हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। जो हमारा इंडिया है उसमें नॉर्थ में यहाँ पर पूरे हमारे हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जैसे खूब सारे पर्वत हैं ऊंचे, जिनको हम हिमालय कहते हैं। पश्चिम में अरब सागर है, वेस्ट में यहाँ पर हमारा अरेबियन सी है। देखिए, आप इस तरफ पश्चिम की तरफ देखेंगे तो ये हमारा सऊदी अरब है, या यूएई है, तो है ना, संयुक्त अरब अमीरात है, तो उससे क्या है आप याद कर लीजिए अरब सागर इस तरफ है। और यहाँ पे आपको पता है बांग्लादेश है, बंगाल है, तो यहाँ पर हमारा पड़ता है बे ऑफ बंगाल ईस्ट की तरफ, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और दक्षिण में हमारा यहाँ पे नीचे हमारा पड़ता है इंडियन ओशन, हिंद महासागर। ये पहला ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ता है, यानी इंडिया के नाम पड़ता है इंडियन ओशन, क्योंकि ये पूरी तरीके से इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। देखिए, प्रायद्वीप पेनिनसुला क्या होता है? प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ जल से घिरा होता है। अगर आप साउथ इंडिया देखेंगे तो ये देखिए तीनों तरफ जल से घिरा हुआ है, इसको इसलिए हम इसे कहते हैं भारतीय प्रायद्वीप या इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, और यहाँ नीचे ये पूरा हिंद महासागर से घिरा है। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में, मतलब ये जो पूरा लंबाई है ये कितनी है? कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, यहाँ ये इसका जो विस्तार है वो 2900 किलोमीटर्स है। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे इंडिया का उत्तर से दक्षिण वाला विस्तार ज़्यादा है या पूर्व से पश्चिम वाला, तो उत्तर से दक्षिण वाला विस्तार ज़्यादा है, कुछ 100 किलोमीटर्स का इनमें अंतर है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, मतलब आपको इंडिया में हर तरीके का लैंडस्केप देखने को मिल जाएगा। आपको पर्वत, डेजर्ट, मैदान, पठार, तटीय भाग, द्वीप समूह, आइलैंड्स, ये सब आपको दिख मिल जाएंगे इंडिया में ही। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। ठीक है, अगर आप इंडिया में कुछ दूर किलोमीटर ही चलेंगे जाएंगे तो आपको अलग भाषा मिल जाएगी, लोगों की अलग रहन सहन, रीति रिवाज मिल जाएंगे। मतलब हमारे अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। मतलब इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हम में यूनिटी है। हम मतलब एक साथ शांति के साथ एक साथ रहते हैं। मतलब एक दो चीज़ें होती हैं लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले हम काफ़ी शांति से रहते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखता है कि हम एक से त्योहार मना रहे हैं, सब कुछ। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं, इसलिए हम एक राष्ट्र हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो चाइना की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे इंडिया है। लेकिन ये कोई हमारी गर्व करने की बात नहीं है, प्राउड करने की, बिकॉज इतनी पॉपुलेशन अच्छी नहीं होती है, ग्रोथ करने में प्रॉब्लम आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो जो बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, मतलब देखिए अगर ऐसे में उनका ईस्ट टू वेस्ट बहुत ज़्यादा इनका विस्तार है, तो क्या होता है जब हमारी अर्थ घूमती है, जिस तो पहले यहाँ पे मॉर्निंग होगी, फिर 1 घंटे बाद यहाँ मॉर्निंग होगी, फिर 1 घंटे बाद यहाँ मॉर्निंग होगी, तो स्थानीय समय जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं।
स्थानीय समय क्या होता है, जब दोपहर में 12 बजे सूर्य जब दोपहर में 12 बजे सिर के एकदम ऊपर होता है, वो हमारा लोकल टाइम होता है। ठीक है, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वह पूरे देश में एक मानक समय नहीं होता, वह स्टैंडर्ड टाइम एक हो ही नहीं सकता। कहीं और सुबह हो रही है, कहीं रात हो रही है, तो एक स्टैंडर्ड टाइम कैसे चला देंगे। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें 7 स्टैंडर्ड टाइम है, कनाडा में 6 मानक समय है, रशिया में 11 है, और हमारे इंडिया में एक ही मानक समय है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में अलग स्टैंडर्ड टाइम की मांग हो रही है, क्योंकि उनको हानि होती है समय की, एक सा समय होने की बजाय। तो देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। जैसे आप ये ग्लोब मैं बना के दिखाती हूँ, ये ग्लोब मान लीजिए, तो ये हमारी इक्वेटर हो गया। तो ये ऊपर हमारा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। तो हमारा इंडिया यहाँ को पड़ता है। तो कैसे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उत्तरी गोलार्ध में होता है। कर्क रेखा, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारे इंडिया के बिल्कुल बीच से गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। मैंने आपको अक्षांश बताया था, जो ऐसी ग्लोब में लेटी हुई रेखाएं होती है, उनको अक्षांश कहते हैं। तो उत्तर से दक्षिण में, मतलब उत्तर से दक्षिण में इसका ये विस्तार है। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है, ये वाला विस्तार। ठीक है, ये देश मतलब किसी अक्षांश और देशांतर से हम किसी चीज की स्थिति का पता लगाते हैं कि वो कहाँ है। तो ये हमारा विस्तार है। अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी। आप मुझे कमेंट करके बताएं, आपको नहीं आएगा तो मैं इसका जवाब बता दूंगी कि ईस्ट और वेस्ट के कौन से गोलार्ध यानी हेमिस्फेयर में इंडिया पड़ता है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो जाता है। देखिए, जो हमारा देशांतरीय विस्तार है, देशांतर मैंने आपको बताया था, ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, तो क्या हुआ कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 29 डिग्री है, जो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण स्थानीय समय में अंतर हो जाता है। मतलब कहीं और अलग टाइम होता है, दूसरी जगह कहीं और अलग टाइम होता है। ठीक है, इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो पूरा टाइम पड़ जाता है, उसमें 2 घंटे का फर्क पड़ जाता है। जैसे प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में हमारा सनराइज मतलब 2 घंटे पहले हो जाता है गुजरात से। तो देखिए, समय का अंतर होता है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम एक ही होता है। तो दोनों में क्या होता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना। आप पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को हमारा स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। भारत के पड़ोसी, अब देखते हैं पड़ोसी देश कौन से हैं। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इनकी सीमाओं से, भारत की सीमाओं से जुड़ी हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, हमारी नेबरिंग कंट्री। तो अफगानिस्तान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, पहले इंडिया से डायरेक्ट इसका जुड़ता था, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे हमारा पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसकी वजह से डायरेक्ट अफगानिस्तान की सीमा भारत से नहीं मिल पाती है। ठीक है, इसलिए हम ईरान में चाबहार पोर्ट का डेवलप कर रहे हैं अफगानिस्तान पहुंचने के लिए। यहाँ पे हमारा पाकिस्तान है। ठीक है, इस साइड नेपाल है, इस साइड चीन है, हमारी नेबरिंग कंट्री। यहाँ पर भूटान है, और इधर पे बांग्लादेश है, और इधर पे म्यांमार है। और इसके साथ मैंने आपको पढ़ाया कि इंडिया के ये पश्चिम साइड में अरब सागर है, ईस्ट साइड में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे लक्षद्वीप आता है, और यहाँ पर मालदीव देश आता है, जो जल से मतलब जो स्थल से नहीं, जल से जुड़ा हो, मतलब जलीय पड़ोसी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा श्रीलंका है, और अंडमान निकोबार ये भारत के द्वीप समूह है। और ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर हमारा म्यांमार है। फ्रेंड्स, जो हमारा इंडिया का मैप है ना, उसको आपको अच्छे से एक खाली मैप लीजिए, उसमें आप मार्क करिए कहाँ पर क्या है। तो हम जैसे स्टेट है, मैं आपको पढ़ा देती हूँ। जैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। अब जैसे पूछ लिया जाए कि गुजरात की सीमा और कौन सी स्टेट से मिलती है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से मिलती है सीमा। ठीक है, यहाँ पर बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है,
और यहाँ पे हमारी सेवन सिस्टर हैं नॉर्थ ईस्ट की, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, ये हमारी इधर की नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है। और नीचे की तरफ देखिए, इधर पे हमारा महाराष्ट्र है, यहाँ पर दमन और दीव है, ये हमारा मुंबई है। ये जो सारे हैं ये आपको मार्क कर लेना चाहिए, अच्छे से याद भी कर लेना चाहिए। इधर पे गोवा है, कर्नाटक, केरल, ये माहे पुदुचेरी, ठीक है, ये लक्षद्वीप है, और यहाँ पे पुदुचेरी, और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अभी सबसे लेटेस्ट जो स्टेट बनी है तेलंगाना, यमन, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे हमारा त्रिपुरा है, और ये हमारा मिजोरम है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ये मैंने। तो ये सब चीज़ें जो है आपको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। कौन सी स्टेट, आप पूछ लीजिए जैसे छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस किस राज्य से मिलती है, तो छत्तीसगढ़ की देखिए एमपी से मिलती है, महाराष्ट्र से मिलती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, और उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से, अब मतलब एक मैप लीजिए, उसको खुद बनाने की कोशिश करिए, देखिए आपका इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा मैप में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है कि इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं जुड़ी है, ये आप देखना। दक्षिण में समुद्र में स्थित दो, श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी है जो समुद्र में स्थित है, श्रीलंका और मालदीव। पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अब देखिए यहाँ पे फिजिकल मैप भी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है, इन्होंने कहा है देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब ये बदल गए हैं। पहले तेलंगाना बना था तो 29 राज्य हो गए थे, लेकिन अब क्या हुआ कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसको वापस यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो 28 राज्य हो गए हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटीज बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिला के एक बना दिया है, तो इनके बदल गए हैं। अब हमारी 28 राज्य हो गए हैं। तो अब ये देखिए, ये वाला मैप तो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि ऊपर की तरफ देखिए ये हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे ना पर्वत की ऐसे करके श्रृंखलाएं बनी हुई हैं। इसके नीचे आप ये देख सकते हैं शिवालिक श्रृंखला है। यहाँ पे हमारी सिंधु नदी है जो 5 नदियों से मिलकर बनी है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ठीक है। इधर राजस्थान की तरफ हमारा थार मरुस्थल है, भारतीय महामरुस्थल। ये हमारी अरावली श्रेणी है जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, वलित पर्वत श्रृंखला। यहाँ से हमारी गंगा नदी जा रही है, फिर यमुना जा रही है, फिर चंबल, ठीक है। इधर पे हमारी विंध्य श्रेणी है, ये सतपुड़ा है, ये नर्मदा और ताप्ती है, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी महानदी है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये लक्षद्वीप द्वीप समूह है भारत का, ये तटीय क्षेत्र है, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर अन्नामलाई पहाड़ी है, यहाँ पे नीलगिरी है, यहाँ पे पूर्वी घाट है, ये हमारी कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये हमारा दक्कन का पठार है, ठीक है, ये तटीय क्षेत्र है। तो ये वाली चीज़ आप अच्छे से एक मैप में मार्क कर लेंगे कि कहाँ पर क्या है। देखिए 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, 29th स्टेट बन गया, लेकिन वापस 28 हो गए। मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर को वापस जो है राज्य से हटा के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। पहले ये आंध्र प्रदेश का भाग था, तेलंगाना जो था वो पहले आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, पहले उसका पार्ट था। दिल्ली भारत की राजधानी है, आपको पता है, दिल्ली जो है वो भारत की कैपिटल है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। जो राज्य है उनको बनाया गया है भाषा के आधार पर, जहाँ जिस क्षेत्र की भाषा थी उधर पे वहाँ पे एक राज्य बना दिया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, और सबसे छोटा है गोवा। राज्यों को जिलों में हमने डिस्ट्रिक्ट में बांटा है, हमें इसलिए बांटते हैं ताकि प्रशासन अच्छे से हो पाए। तो फ्रेंड ये साइड में देखिए, जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। देखिए जब रिवर आती है ना, तो वो जब पानी बहता है तो अपने साथ मिट्टी लेकर जाता है महीन, और वो एक जगह लाके इकट्ठा यानी निक्षेपित कर देता है। तो वो उसको कहते हैं जलोढ़ निक्षेप। सहायक नदी क्या होती है, एक नदी है सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। जैसे एक बड़ी नदी में दूसरी नदियां जो आकर मिलती है वो सहायक नदी होती है। अब देखिए भारत का भौतिक विभाजन क्या है। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। आपको इंडिया में पर्वत मिल जाएंगे, प्लेटू, पठार मिल जाएंगे, मैदान, ठीक है, प्लेन्स, तट, द्वीप समूह, आइलैंड्स, मतलब सब कुछ मिल जाएगा देखने को। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हमारे नॉर्थ की तरफ मैंने आपको बताया था हिमालय है, तो हिमालय का अर्थ क्या होता है, हिम प्लस आलय, मतलब बर्फ का घर, ठीक है। हिमालय पर्वत को भी मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है।
तो हिमालय को भी हम बांटते हैं कैसे, जो सबसे ऊपर की तरफ नॉर्थ में श्रृंखला है उसको बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं सबसे ऊपर वाली को? बृहद हिमालय हिमाद्री। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंचे शिखर है। जो हमारा बृहद हिमालय है उसमें सबसे ऊंचे शिखर मिल जाएंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया है ना। तो मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में है। बृहद हिमालय के बाद क्या आता है? मध्य हिमालय या हिमाचल। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है मध्य हिमालय में। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक जो है वो सबसे दक्षिण में है। पहले बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और सबसे नीचे शिवालिक आती है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये सब जो अभी मैंने आपको मैप दिखाया उसमें है, आप उसको अच्छे से देख लेना। मैंने आपको बताया भी था पूरा। हिमालय के दक्षिण में क्या है? उत्तरी मैदान है। ये मैदान समतल और सपाट है। मैदान क्या होते हैं? समतल होते हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने होते हैं। देखिए ये जो रिवर्स हैं वो साथ में क्या करती है, मैंने आपको बताया मिट्टी और जो गाद है वो लेकर आती है और एक 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 जगह पे बिछा देती है, तो वहां पे प्लेन बन जाता है, मैदान बन जाता है। तो जो हमारा मैदान है गंगा का वो इन नदियों के द्वारा लाए उससे बना हुआ है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज इनमें इतने मतलब न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं ना मिट्टी में। तो ये कृषि के लिए अच्छे होते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। देखिए एग्रीकल्चर होता है, सबको फूड मिलता है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और मैदानों में रहना पहाड़ों से बहुत ईजी होता है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है। देखिए डेजर्ट है, मैंने आपको बताया था राजस्थान के उधर। ये शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। यहाँ आप देखेंगे पेड़ पौधे आपको रेगिस्तान में नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो देखिए इनने कहा है कि आप जानते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए जो नदियां होती है ना, जब वो एंड में समुद्र में मिलती है ना, तो वो उससे पहले डेल्टा यानी मतलब बट जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है। और डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती है उसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। बिल्कुल एंड में जहाँ नदी समुद्र में मिलती है वहां डेल्टा बनता है। जहाँ नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। देखिए उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, नीचे की तरफ दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। मैंने आपको बताया था। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है, मतलब ये मैदान की तरह एक से नहीं है, ये ऊंचे नीचे है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां भी हमें मिलती है। तो इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएं और घाटी हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। मैंने आपको अरावली मैप में दिखाई थी, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ठीक है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है, ये भी मैंने आपको दिखाई थी। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां है। देखिए ज्यादातर नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं, और लेकिन ये दो जो नदियां हैं वो पश्चिम की तरफ बहती है, जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में अ, पश्चिमी घाट, सह्याद्री, पूर्व में पूर्वी घाट है। तो जो पठार है उसके पश्चिम में क्या है? पश्चिमी घाट है, और पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है। जो पश्चिमी घाट है वो एक सा है, लेकिन जो पूर्वी घाट है वो बीच बीच में टूटा हुआ और असमान है, टूटा फूटा हुआ है जो हमारा पूर्वी घाट है। इन पठारों में इन खनिज जैसे कोयला और लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा है। यहाँ आपको मतलब माइनिंग इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी, कोयला और लौह यहाँ पे ज्यादा मिलता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। ठीक है। इन जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है यहाँ पे आपको तटीय मैदान भी है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरा मतलब पतला सा है। ठीक है। जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं, जहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। ठीक है। पूर्व की तरफ कई नदियां बहती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। ठीक है। इसलिए ये कटाफिटा भी है, जो मैंने आपको बताया पूर्वी तट। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। देखिए प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिन्हें पॉलिप कहते हैं। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं, तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। तो प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव होते हैं जिनके ऊपर एक कंकाल होता है। ठीक है। पॉलिप। तो जब ये मर जाते हैं तो और उनके ऊपर जो कंकाल है वो जमा होते जाते हैं दूसरे, तो क्या होता है काफी ऊंचे हो जाते हैं, तो वहां पर हमारा एक द्वीप बन जाता है। भारत में दो द्वीप समूह भी है, मैंने आपको दिखाए थे। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप। ठीक है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार मैंने आपको दिखाया था, बंगाल की बे ऑफ बंगाल में है। क्या आप जानते हैं कि ठीक है, यहाँ से ये इतना इंपॉर्टेंट है। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है। सुनामी क्या है? एक विशाल काफी ऊंची सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। जब भूकंप आता है ना समुद्र में, तो क्या होता है, जो समुद्र की वो है वेव्स बहुत लंबी हो जाती है, जो सुनामी का रूप ले लेती है और काफी विनाश करती हैं। तो ये आई होप ये आप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।